नमस्कार दोस्तों, वेणु स्टेनोग्राफी जोन में आपका स्वागत है। जहां पर आपको रोजाना स्टेनो डिक्टेशन दी जाती है। दोस्तों 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा और एनसीईआरटी का डिक्टेशन होगा और उसे फ्लक्चुएट भी किया जाएगा। दोस्तों डिक्टेशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम में अवेलेबल कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करें, लाइक करें और साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले 19.1 डिक्टेशन रिकॉर्ड किया गया था दोस्तों, और ये 19.2 है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गरिमा सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा, मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यह एक अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और यह जब भूखी होती थी तो पेट भर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ भी जंगल है। छोटे ठिंगने, मोटे पत्ते और पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे तथा महा आलसी हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और
एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वहीं पड़ा रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहन था। हमारे अगुआ कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओशजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कह रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और भाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती, कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मेली कुचेली हो एक और को बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे के थे। हम कभी भूमि को काटते,
कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी की अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खिंच ली गई। कई दिनों तक मैं नल नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। समाप्त। दोस्तों, इसमें मैंने शुरुआत 100 शब्द प्रति मिनट से की थी और उसके बाद में बीच में मैंने कवर किया है 105, 110 और एक बार तो 115 भी डिक्टेशन गई है। दोस्तों, बीच में आपको बहुत ज़्यादा टफ वर्ड में आपको डिक्टेशन ज़्यादा हाई मिलेगी। 112, 115 के बीच में रही है स्पीड। बाद में लास्ट में आता है, फिर मैंने इसको और कम किया एंड देन लास्ट में मैंने इसको 100 WPM तक ही रखा है। तो दोस्तों, फ्लक्चुएशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अगर फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है हाथ की वो नहीं बनेगी, क्योंकि आपको तेज़ लिखना होता है तो उसमें आपको आउटलाइन ख़राब होती है। फिर आपको एकदम से कम किया जाता है तो आपकी आउटलाइन ऑटोमेटिकली सुधर जाती है और साथ में उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। स्टेनोग्राफी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हाथ में कलाई में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप किसी भी तरह का मैटर लिख सकते हैं और चिन्हों का प्रयोग भी ना करें तो आप पूरा भी लिख सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो। लेकिन आप चिन्हों का प्रयोग ज़रूर करें। जितने चिन्ह आप याद करेंगे उतना ही आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी। तो आपसे निवेदन है कि आप बहुत अच्छे से लिखें, प्यार से लिखें। बहुत प्यारी डिक्टेशन बनाई गई है आप सभी के लिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।